नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिकेत चौधरी और फिर आज़ाद यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। पावर सेक्टर में रेगुलरली डिमांड बढ़ रही है क्योंकि जैसे हम जानते हैं जब लॉकडाउन की स्थिति चल रही थी भारत में तो काफ़ी सारी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज बंद पड़ी थी। तो पावर सेक्टर का डिमांड जो है वो कुछ हद तक कम हो गया था। ऑफिसेज और सारी चीज़ें जो थी वो बंद थी, लेकिन जैसे जैसे अभी लॉकडाउन खुल रहा है, मतलब अभी रिस्ट्रिक्शंस जो है वो खुल रहे हैं, फिर शादी की पार्टीज़ हो, रिसेप्शन की पार्टीज़ हो, हॉल्स हो, लॉन्स हो, ये सारी चीज़ें खुल रही हैं। सबको इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, फैक्ट्रीज अपने फुल कैपेसिटी पे रन कर रही है, ऑफिसेज खुल रहे हैं। इसके वजह से पावर की डिमांड बढ़ रही है और हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों में पावर सेक्टर एज अ होल अच्छा कर रहा है। लेकिन उसी के साथ में कुछ और चैलेंजेस भी पावर सेक्टर फेस कर रहा है और वो है राइजिंग कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, दैट इज राइजिंग कॉस्ट ऑफ कोल। क्योंकि थर्मल एनर्जी जो है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे देश में। रिन्यूएबल और बाकी जो सोर्सेज है, सोलर एनर्जी हो गया है, बाकी जो है वो अभी फिलहाल उतना कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट को। सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल होती है हमारे थर्मल एनर्जी यानी कोल से। और डिमांड जो बड़ी है उतना सप्लाई कोल का नहीं है। अब है या नहीं है, जितना भी है वो हम नहीं जानते, लेकिन जो हम देख रहे हैं और समझ रहे हैं उसमें तो यही पता चल रहा है कि सप्लाई कोल का उतना नहीं है। अब क्या सप्लाई रोक के रखा है वो सब चीज़ों में हम नहीं पढ़ेंगे, बट सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। उसके वजह से रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है वो बढ़ रहा है, कोयले का कॉस्ट बढ़ रहा है। इसके वजह से काफ़ी सारे जो पावर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो फुल कैपेसिटी पे रन नहीं कर पा रहे और उसके वजह से बहुत सारे देशों के पार्ट्स में लोड शेडिंग, पावर कट ऑफ्स की स्थिति बन रही है। महाराष्ट्र में रहकर मैं जानता हूं कि यहाँ पर महाराष्ट्र में तो काफ़ी कुछ चल रहा है पावर कट ऑफ लोड शेडिंग को लेकर के, क्योंकि उतनी मैन्युफैक्चर नहीं हो रही है बिजली जितना कि डिमांड हो रहा है, क्योंकि कोल की कॉस्ट जो है वो भी बढ़ रही है। राइट। अब आप सोचेंगे इतने सारे चैलेंजेस है पावर सेक्टर में, तो फिर मैं ये वीडियो क्यों लेकर के आया हूँ जहाँ पर कि मैं दो स्टॉक्स डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ में, जहाँ पर कि हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वेल्थ क्रिएशन के लिए करनी चाहिए पावर सेक्टर में। तो ये जो दो स्टॉक्स हम डिस्कस करेंगे इनका जो वर्किंग है ये काफ़ी हद तक अलग है जो हम नॉर्मल पावर सेक्टर से जुड़ी हुई किसी भी कंपनी के बारे में सोचते हैं। तो दो स्टॉक्स जो है वो है IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, और दूसरा है PGCIL यानी पावर ग्रिड। पावर ग्रिड का काम बिजली बनाना नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ बिजली को ट्रांसमिट करते हैं, वो एक ट्रांसमिशन यूटिलिटी है। और इसीलिए उनका जो भी खेल है वो सब वॉल्यूम्स के ऊपर में डिपेंड करता है। उनको कोई इनपुट एडिशनल रॉ मटेरियल कॉस्ट नहीं है, उनको कोयला खरीदना नहीं है, कहीं से बिजली बनाना नहीं है। जो भी बिजली पावर हाउसेस बनाते हैं उसको वो ट्रांसमिट करते हैं देशों के दूसरे दूसरे पार्ट्स में। राइट। इसलिए ये जो इनपुट कॉस्ट है ये यहाँ पर कम हो गया। वैसे ही केस है IEX का भी, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का। फिर से सिमिलर वॉल्यूम्स के ऊपर में गेम है। जितना ज़्यादा वॉल्यूम रहेगा उतना ज़्यादा रेवेन्यू रहेगा, उतना ज़्यादा प्रॉफिट्स रहेंगे और उतना ज़्यादा स्टॉक अच्छा करेगा। तो पावर सेक्टर से जुड़े हुए ये दोनों जो स्टॉक्स हैं, पावर सेक्टर में तो डिमांड है ही, पावर सेक्टर तो का डिमांड जो है वो और बढ़ने ही वाला है आगे चल के सालों में। हमने इलेक्ट्रिसिटी का कोई सब्स्टिट्यूट अभी तक ढूंढा नहीं है ना। हमारे जो भी काम होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पर ही होते हैं। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने वाले अलग अलग हमने ज़रिए ढूंढे हैं, चाहे वो कोयला हो, फिर पानी हो, मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो, सोलर हो, गैस हो, ये हो वो हो, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी तो हमको चाहिए। जब तक इलेक्ट्रिसिटी बनती रहेगी तब तक ट्रांसमिशन होते रहेगा, तब तक एक्सचेंजेस का फ़ायदा होते रहेगा। तो ये दोनों कंपनीज जो है ये लॉन्ग टर्म के लिए इनका फंडामेंटल जो है ये बहुत बढ़िया है। इसीलिए ये दोनों स्टॉक्स जो है ये पावर सेक्टर में आज के दिन में स्टैंड आउट करते हैं, जबकि बाकी के जो स्टॉक्स है वो थोड़ा 19-20 चल रहे हैं, क्योंकि इनपुट कॉस्ट जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है और आगे चल के कौन से फॉर्म्स में हम एनर्जी बनाएंगे ये भी हमको आज क्लियर नहीं है। राइट। पहले डीजल की कार्स थी, अभी ईवी पे आ गया है। पहले थर्मल के ऊपर में जोर था, अभी धीरे धीरे थर्मल से यानी कोयले से हम हट के चाहते हैं कि कहीं सोलर में, रिन्यूएबल सोर्सेज में चले जाए, विंड एनर्जी में जाए, है ना। तो कुछ भी हो, लेकिन ये दो स्टॉक जो है ये एवरग्रीन स्टॉक्स है, ऐसा हम कह सकते हैं। चार्ट पे देखते हैं ये जो स्टॉक्स हमने बात की इनका टेक्निकल लेवल्स एक बार समझते हैं। पावर ग्रिड का ये चार्ट ओपन है। अब इसका हम मंथली टाइम फ्रेम अगर देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि कितना शानदार परफॉर्मेंस रहा है, जबकि पिछले 6 महीने में लगभग अच्छा नहीं किया है स्टॉक मार्केट ने, ऑन द होल नेगेटिव में ही रहा है। लेकिन यहाँ पर ये जो है ये बुलिश साइकिल, मतलब 2020 से ये जो साइकिल चली है ये बुलिश साइकिल ये इस प्रकार से चलते हुए ऊपर जा रही है। तो क्या है मतलब इसका मीनिंग क्या है? क्लियर कट मतलब ये है कि ये
एक लॉन्ग टर्म बुलिश स्टॉक है। तो लॉन्ग टर्म के लिए एक बेहतरीन चार्ट नज़र आ रहा है। इसका हम शॉर्ट टाइम फ्रेम भी देख लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में किस प्रकार से ये माहौल बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम ट्रेंड लाइंस निकालते हैं तो बिल्कुल एक चैनल में प्राइस चल रहा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लेकर के प्राइस चल रहा है, यानी एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड वे में प्राइस चल रहा है, ऐसा हम देख सकते हैं। क्योंकि ये देखिए, ये इस प्रकार से बस इस लाइन का सहारा लेते हुए प्राइस ऊपर जा रहा है। बस एक ही बार हमने देखा है कि उसका ब्रेक डाउन होने की कोशिश की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। ये है अपर चैनल और ये है लोअर चैनल, बस इसके बीच में ही प्राइस जाता हुआ नजर आ रहा है। तो एक डिसिप्लिन्ड वे में प्राइस ऊपर जा रहा है और इसका हम फायदा ले सकते हैं। अभी प्राइस जो है वो मिडवे है इस चैनल के, यहाँ पर है प्राइस, तो आप एंट्री ले सकते हैं। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू में ये जो चैनल है इसका भी हम एक बार विड्थ नाप लेते हैं, मतलब इसमें कितना पोटेंशियल है। वैसे तो हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की ही बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग में भी इसको देखें तो करीबन 11% का, मतलब 12 से 11% का एक लोअर एंड में पकड़ेंगे तो 12% का ये विड्थ है इस चैनल का। तो ये चैनल में अगर आप खेलना चाहते हैं, जैसे जो कि हो रहा है बार बार, देखिए ऊपर नीचे इसी चैनल में प्राइस चल रहा है, तो ये 12% 10% का प्रॉफिट यहाँ पर गेन कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो भी कोई इशू नहीं, इनफैक्ट तो बहुत ही अच्छा है। तो आगे देखते हैं IEX, ये है IEX का चार्ट थोड़ा अलग है। IEX का ये है डेली टाइम फ्रेम, उससे पहले हम देख लेते हैं मंथली लॉन्ग टर्म व्यू समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो है थोड़ा बेरिश एक्टिविटी है जो हमने पावर ग्रिड में नहीं देखा। ये ऊपर जाके ये जो स्टॉक मार्केट है, निफ्टी जिस प्रकार से, निफ्टी या फिर बाकी इंडेक्स जिस प्रकार से वर्क कर रहे हैं, बस उसी प्रकार से यहाँ पर हमने रिफ्लेक्शन देखा है IEX के स्टॉक में, है ना। ऊपर गया, फिर अभी मेरे ख्याल से नवंबर दिसंबर की ये बात है, यहाँ से फिर नीचे आ गया, जो कि PGCIL में नहीं हुआ है। तो ठीक है, इसके बाद में अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि मंथली से डेली टाइम फ्रेम कैसा डिफर करता है। तो ये है डेली टाइम फ्रेम। चार्ट पैटर्न यहाँ पर भी अच्छा है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर ये जो लेवल है यहाँ से प्राइस बाउंस लेते हुए नज़र आ रहा है बार बार। यहाँ पर काफ़ी डिमांड था, यहाँ पर भी डिमांड था, उसके बाद में अब यहाँ पर प्राइस ऊपर आते हुए दिख रहा है। तो PGCIL के चार्ट के जैसा इतना कन्विंसिंग नहीं है, लेकिन फंडामेंटल जिसकी हमने बात की उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये जो स्टॉक है यहाँ पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अभी ये स्टॉक जो है यहाँ से अभी ऊपर बुलिश एक्टिविटी रिज्यूम करेगा। ट्रेडिंग के लिए इसको अभी कंसिडर मत कीजिए, ट्रेडिंग के लिए बहुत अर्ली डेज हो गए। और अगर हफ्तावार अगर रुकते हैं और कन्विंसिंगली 196 के ऊपर प्राइस निकल जाता है IEX, मतलब यहाँ पर ये ऊपर यहाँ कैंडल्स बनना शुरू हो जाएगा, उस समय आप ट्रेडिंग के लिए इसमें विचार कर सकते हैं। और अगर आप वो करते हैं तो ये जो प्रीवियस हाई है, यहाँ तक 253 तक प्राइस आ सकता है, वो आपका एक ट्रेडिंग आप टारगेट रख सकते हैं। लेकिन अभी अर्ली डेज है, आपको बाय अगर करना है ट्रेडिंग के लिए तो 210 के आसपास आपने, जब एक बाउंस कन्विंसिंग हो जाएगा, ये जो ब्लू लाइन है इसके ऊपर प्राइस अच्छे से निकल जाएगा, तो उस समय आप इसमें ट्रेडिंग में एंट्री ले सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल आप एंट्री कभी भी ले सकते हैं, राइट। लॉन्ग टर्म जब हम बोलते हैं तो हम 2 3 4 सालों के ऊपर की बात करते हैं, मिनिमम 3 years, नॉट लेस देन दैट। तो दोस्तों ये था एक एनालिसिस ये दोनों स्टॉक्स का, और आई होप दिस वाज वैल्यूएबल फॉर यू। अगर आपको वैल्यूएशन होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट फॉलो जरूर कीजिएगा। ये जो हम टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, लेवल्स को समझते हैं, डिमांड सप्लाई को समझते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप खुद ही सीख जाए तो आप कोई भी स्टॉक के ऊपर में आपका एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं, जो भी आपके पोर्टफोलियो में हो या आपको खरीदना हो। और वहाँ से आप समझ सकते हैं कि क्या सिचुएशन बन रही है, कौन से प्राइस में बाय सेल करना चाहिए। ये आपको सीखना है तो आपको टेक्निकल एनालिसिस आना बहुत ज़रूरी है, और उसी का कोर्स हमने हमारे ऐप के ऊपर में लॉन्च किया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। कोर्स खास इसलिए है बाकी सारे मार्केट में जो कोर्सेज अवेलेबल है उससे, क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ें हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देती है टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, उसी को डिस्कस किया है, उसी को टारगेट किया है। बाकी इधर उधर की बातें करके बहुत बड़ा कोर्स बनाने की कोशिश नहीं की है। सिर्फ और सिर्फ ये कोर्स करने के बाद में आपको टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करना आना चाहिए, और वहाँ से आपको प्रॉफिट्स कमाना आना चाहिए। यही हमारा मोटिव है। तो कोर्स का नाम भी ऐसा रखा है, अर्न बाय ट्रेडिंग इन द स्टॉक मार्केट्स यूजिंग टेक्निकल एनालिसिस। अर्न वर्ड ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ कोर्स कर लेना और बहुत सारी चीज़ें जान लेना इसमें कोई दम है नहीं। तो अर्न करना ज़रूरी है, टेक्निकल एनालिसिस सीखना अगर आपको है तो आप वो कोर्स को रेफर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही में हमारा इंग्लिश का पॉडकास्ट रेफर ज़रूर कीजिए। इंग्लिश का पॉडकास्ट इंडिया में फाइनेंस पॉडकास्ट में रैंक नंबर 12 में है, फीड पोस्ट के ब्लॉग के हिसाब से। उसकी भी लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसी लिस्ट में मनी कंट्रोल, ब्लूमबर्ग, शेर खान, ज़ीरोधा, ये बड़े बड़े नाम भी उसी लिस्ट में आते हैं। तो
बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पॉडकास्ट लिसनर्स को जिसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ है। हिंदी का पॉडकास्ट भी है, उसको भी रेफ़र ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आखिर तक देखने के लिए, और मैं जल्द मिलूँगा आपसे। थैंक यू।